हाय दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आचार क्लासेस फॉर यू में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आशा करूंगा कि अभी तक मैंने जितना वीडियो बनाया आप उस वीडियो को बहुत ही आराम से देख चुके होंगे और उसको समझ चुके होंगे। ठीक है, मैं ये आशा कर रहा हूं कि आप उस वीडियो को बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आगे का जो वीडियो है, आगे का जो टॉपिक है, उसमें मैं अगला वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे वंशागति का आणविक सिद्धांत, तो बच्चों वंशागति के आणविक सिद्धांत का जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसमें हमने प्रतिलिपिकरण पढ़ लिया था। क्या कर लिया था? प्रतिलिपिकरण पढ़ लिया था। तो अब बेटा हमारा अगला टॉपिक होगा अनुलेखन, और अनुलेखन के बाद बच्चों हम आपको बताएंगे क्लोवरलीफ मॉडल, टीआरएनए का क्लोवरलीफ मॉडल बताएंगे। उसके बाद हम आपको बता देंगे डीएनए की पैकेजिंग। आज के तीनों टॉपिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई एक न एक आपके क्वेश्चन पेपर में फंसेगा जरूर। सेम टू सेम छपेगा कि अनुवादन क्या होता है, या अनुवादन है, क्लोवरलीफ मॉडल का सचित्र वर्णन करिए, या फिर वो क्या होता है, अनुलेखन क्या होता है, ये आ सकता है। और एक बच्चों डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, ये आ सकता है। डीएनए की पैकेजिंग बेटा कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए डीएनए के पैकेजिंग को ध्यान से समझिएगा। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए बच्चों हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, अनुलेखन की बात की जाए बच्चों, तो अनुलेखन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है पॉलीमरेज। क्या होता है? पॉलीमरेज। पॉलीमरेज में दो फैक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो फैक्टर पाए जाते हैं। उन दो फैक्टरों के दो दो रूप होते हैं। एक होता है अल्फा, तो एक होता है अल्फा टू, एक होता है बीटा, तो एक होता है बीटा टू। ठीक है, अल्फा, अल्फा टू, बीटा, बीटा टू मिलकर बेटा पॉलीमरेज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? पॉलीमरेज का। और जिस पॉलीमरेज का निर्माण करेंगे वो हो जाएगा, वो क्या होगा? निष्क्रिय पॉलीमरेज होगा बेटा। कैसा होगा? निष्क्रिय पॉलीमरेज होगा। ठीक है, कैसा होगा? निष्क्रिय पॉलीमरेज होगा। ठीक है, देखिए बेटा, अब हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे पास एक डीएनए है। क्या है ये? डीएनए। डीएनए है, तो डीएनए का ये वाला भाग कहलाएगा संरचनात्मक। संरचनात्मक संरचनात्मक ये कहलाएगा टेम्पलेट। क्या कहलाएगा बच्चों? टेम्पलेट कहलाएगा। और डीएनए का ये वाला भाग कहलाएगा, ये ऊपर वाला भाग कहलाएगा संरचनात्मक, दूसरा वाला कहलाएगा टेम्पलेट। तो बेटा होता क्या है कि डीएनए के इस भाग से जहां से अनुलेखन की क्रिया आरंभ होती है उसे कहते हैं उन्नायक। क्या कहते हैं? उन्नायक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्नायक कहते हैं। और ये जहां पे अनुलेखन खत्म होगा उसको समापक कहेंगे। क्या कहेंगे? समापक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? समापक कहेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए कि ये होता है संरचनात्मक, ये होता है टेम्पलेट। क्या होता है? ये संरचनात्मक होता है और ये होता है टेम्पलेट। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। चलिए अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद ये होता है पॉलीमरेज। हमारे पास क्या होता है बच्चों? ये पॉलीमरेज होता है। और पॉलीमरेज में बेटा जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक में सिग्मा उपस्थित होता है। क्या होता है? सिग्मा। जैसे ही पॉलीमरेज के साथ सिग्मा आके जुड़ेगा, ये जैसे ही पॉलीमरेज के साथ बेटा सिग्मा आके जुड़ेगा, तो ये जो पॉलीमरेज होगा आएगा, ये निष्क्रिय से क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। और जैसे ही बेटा ये सक्रिय होगा तो ये अनुलेखन की क्रिया को आरंभ कर देगा। क्या कर देगा? अनुलेखन की क्रिया को आरंभ कर देगा। इस प्रकार देखते हैं, इस प्रकार बच्चे मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया? पॉलीमरेज। और पॉलीमरेज के अंदर ये सिग्मा उपस्थित हो गया। क्या आ गया? पॉलीमरेज में सिग्मा के जुड़ गया। और जैसे ही बेटा सिग्मा आके जुड़ता है तो सिग्मा क्या करता है बच्चों? सिग्मा जो होता है वो अनुलेखन की क्रिया को आगे बढ़ा लेता है। तो अनुलेखन हमेशा बेटा उन्नायक से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? उन्नायक से शुरू होता है। और जैसे बेटा उन्नायक से अनुलेखन की क्रिया शुरू होती है तो ये देखिए, अनुलेखन की क्रिया शुरू होते है सबसे पहले बीच के बॉन्ड को तोड़ता चला जाएगा। ठीक है, बीच के बॉन्ड को तोड़ता चला जाएगा बच्चों। तो चलिए हम दूसरे डीएनए का चित्र बना लेते हैं और इस बार समझते हैं कि किस प्रकार पॉलीमरेज अंदर जाता है और अनुलेखन की क्रिया संपन्न करता है। ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं। ये देखिए, ये हमने फिगर बनाया। ये देखिए, ये हमारे पास डीएनए था। ठीक है, ये वैसे फूल गया है। ठीक है, देखिए
ये देखिए बच्चों, और ये हमारा ये होता है mRNA। ये क्या होता है? mRNA होता है। क्या होता है? mRNA होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए इसको। ये वाली होती है संरचनात्मक जीन। क्या होता है? संरचनात्मक जीन होता है। ठीक है, ये वाला होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट होता है बच्चों। ठीक है, टेम्पलेट होता है, ध्यान से समझिए। देखिए होता क्या है कि ये हमारा ये है बच्चों, ये देखिए ये हमारा पॉलीमरेज, और पॉलीमरेज के साथ उपस्थित सिग्मा। तो पॉलीमरेज बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा क्या करेगा? पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, अगर यहाँ पे हम क्या मान ले, यहाँ पे हम क्षार मान ले कि यहाँ पे एडेनिन था, यहाँ पे ग्वानिसिन था, फिर यहाँ पे ग्वानिसिन था, फिर यहाँ पे एडेनिन 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 था, फिर यहाँ पे ग्वानोसिन था, और फिर यहाँ पे ग्वानोसिन था, फिर यहाँ पे एडेनिन एडेनिन ग्वानोसिन ग्वानोसिन था। ठीक है, तो ध्यान रहे अगर इधर एडेनिन था बेटा तो डीएनए में क्या था? यहाँ पे थायमिन था, यहाँ पे साइटोसिन था, यहाँ पे साइटोसिन था, फिर यहाँ पे थायमिन थायमिन और थायमिन था, फिर यहाँ पे साइटोसिन, फिर यहाँ पे साइटोसिन, और फिर यहाँ पे थायमिन थायमिन, और क्या था बच्चों? यहाँ पे थायमिन थायमिन था। उसके बाद यहाँ पे फिर आपका ये हो जाएगा, फिर आपका ये इसका यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे साइटोसिन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए हम समझते हैं। देखिए बेटा टेम्पलेट वाले भाग से जैसे ही क्या होगा, जैसे ही पॉलीमरेज ये हमारे पास था, क्या था? पॉलीमरेज। क्या था बेटा? पॉलीमरेज था। ठीक है बेटा, क्या था? पॉलीमरेज था। देखिएगा पॉलीमरेज था। जैसे ही बेटा ये अनुलेखन की क्रिया आरंभ होगी तो सर्वप्रथम क्या करेगा? डीएनए के मध्य से, यानी कि डीएनए का जो क्षार होगा, क्षार के मध्य से पॉलीमरेज गुजरेगा। क्या करेगा? पॉलीमरेज गुजरेगा और उसको विकुंडलित करता जाएगा, यानी कि उसकी कुंडली को फैलाता चला जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे पॉलीमरेज अंदर की ओर चला जाता जाएगा, वैसे बेटा क्या होगा? डीएनए फूले हुए गुब्बारे की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, फूले हुए गुब्बारे की तरह दिखने लगेगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, और जैसे जैसे बेटा ये आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे एमआरएनए का निर्माण होता जाता है। जैसे यहाँ पे अगर ए है तो इस तरफ क्या पाया जाएगा? आरएनए में बेटा थायमिन नहीं होता, क्या होता है? यूरेसिल होता है। अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे साइटोसिन, फिर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे है तो यहाँ पे यूरेसिल, और यहाँ पे है बेटा फिर यहाँ पे यूरेसिल, फिर यहाँ पे यूरेसिल, और फिर यहाँ पे क्या पाया जाएगा बच्चों? फिर से साइटोसिन साइटोसिन, यहाँ पे यूरेसिल यूरेसिल, साइटोसिन साइटोसिन। इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमको क्या प्राप्त हो रहा है? हमको एक एमआरएनए प्राप्त हो रहा है जिसमें उपस्थित कूट जो होंगे, यानी कि जिसमें उपस्थित क्षार जो होंगे, उनका आकार यानी कि वो एक इस कोड में उपस्थित होंगे ऐसे। ठीक है, यू 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 सी सी यू 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 है बच्चों ये। ठीक है, और ये सी और ये सी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एमआरएनए। क्या हो जाएगा? एमआरएनए हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि डीएनए के जिस भाग से आरंभ होता है, जिस भाग से अनुलेखन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? उन्नायक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्नायक कहेंगे। और डीएनए के जिस खंड से, क्या? डीएनए के जिस खंड से या फिर जिस कुंडली वाले भाग से एमआरएनए का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे? टेम्पलेट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? टेम्पलेट कहेंगे। जबकि इसके ठीक विपरीत वाला होता है संरचनात्मक। क्या होता है? संरचनात्मक होता है। ठीक है, और उसके बाद जहां से बेटा, जहां पे अगर यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे अनुलेखन खत्म हो रहा है, तो इसको समापक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? समापक कहेंगे। क्या कहेंगे? समापक कहेंगे। तो इस प्रकार जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे यूरेसिल आ गया, यानी कि एडेनिन यूरेसिल से जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा आरएनए की बात हो रही है। आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो ठीक है बच्चों, देख लिया आपने कि किस प्रकार सिग्मा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये आरएनए का निर्माण होता चला जाएगा। तो चलिए इसके आगे हम इसको मिटाकर और इसको फिर से वैसे ही बनाते हैं। देखिए इसको अगर आपने बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसके आगे का बना रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहा हूं। देखिए बच्चों ध्यान से, क्योंकि बेटा ये जो अनुलेखन है ये आराम से एक बार में समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं। अभी तक क्या था? यहां तक का जो डीएनए था, यहां तक के डीएनए का अनुलेखन की क्रिया समाप्त हो चुकी थी बच्चों। ठीक है,
अब लास्ट का जो डीएनए था वहां पे अनुलेखन की क्रिया बची है बस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अनुलेखन की क्रिया बची है बस। और ये वाला डीएनए पुनः बेटा अपने आकार में होता चला जाएगा। याद रखिएगा, ये वाला जो डीएनए होगा यानी कि जैसे जैसे पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा तो पीछे वाला डीएनए जो होगा उसमें जो उपस्थित क्षार होंगे वो फिर से पुनः एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। ये देखिए ये एक दूसरे से फिर से जुड़ते चले गए, ठीक है। अब बेटा पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया, ठीक है, पॉलीमरेज सिग्मा के साथ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या था, यहाँ से अब इस बार यहाँ से एक डीआरएनए बनेगा, यहाँ तक आएगा, यानी कि ये हमारा एमआरएनए था। क्या था, ये हमारा एआरएनए था और इसमें उपस्थित ये क्षार उपस्थित थे, ठीक है बच्चों, ये क्षार उपस्थित थे। तो अगर हम इसमें बेटा हम क्षार अपने हिसाब से लिख रहे हैं और ऊपर वाले को अपने हिसाब से लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे गुआनोसिन, यहाँ पे फिर से एडेनिन है, फिर थाइमिन है, फिर साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, या ये साइटोसिन, गुआनोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनोसिन, ठीक है। और तो इधर क्या होगा बेटा, इसके विरोध में जो होगा वो होगा थाइमिन, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे फिर थाइमिन हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइटोसिन, फिर यहाँ पे गुआनोसिन हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा, यहाँ पे फिर थाइमिन हो जाएगा, यहाँ पे फिर गुआनोसिन हो जाएगा, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे एडेनिन हो जाएगा, यहाँ पे थाइमिन हो जाएगा, यहाँ पे साइटोसिन हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद बच्चों हम बात कर रहे थे, अगर इसके यानी कि ये जो टेम्पलेट भुजा थी, क्या थी, टेम्पलेट भुजा थी, क्या थी बच्चों, टेम्पलेट भुजा जो थी, इसके सापेक्ष में ये बना है एमआरएनए, तो हम इसका विपरीत वाला लिखेंगे, यानी कि एडेनिन का उल्टा होता है थाइमिन, तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन का उल्टा होता है एडेनिन, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एडेनिन पाया जाएगा। और गुआनोसिन की जगह साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनोसिन, साइटोसिन, गुआनोसिन, यूरेसिल, और यूरेसिल का यूज थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ताकि बेटा सी और यू में अंतर पता चले, ठीक है, ये यू हो जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे फिर साइटोसिन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये इसका गुआनोसिन आएगा बच्चों, फिर यहाँ से इसका साइटोसिन आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ गया था हमारा, फिर यहाँ पे एडेनिन आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, थाइमिन, यूरेसिल आ जाएगा, यहाँ पे साइटोसिन आएगा। तो ये हमारा एमआरएनए था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये बन गया। अब बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, एडेनिन था, ये थाइमिन था, ये गुआनोसिन, साइटोसिन था, साइटोसिन को था, गुआनोसिन था, गुआनोसिन था, और ये एडेनिन, एडेनिन था, और ये थाइमिन, थाइमिन, थाइमिन था, ठीक है। तो एडेनिन का था तो यहाँ पे बेटा थाइमिन पाया जाएगा, यहाँ पे एडेनिन पाया जाएगा, यहाँ पे साइटोसिन पाया जाएगा, यहाँ पे गुआनोसिन पाया जाएगा, ये इसके उल्टा गुआनोसिन था तो यहाँ पे फिर से गुआनोसिन पाया जाएगा, यहाँ साइटोसिन, साइटोसिन पाया जाएगा, यहाँ पे बेटा फिर थाइमिन पाया जाएगा, फिर यहाँ पे थाइमिन पाया जाएगा, और ये 3 बार देखो टीटी है तो यहाँ 3 बार ए लिख देते हैं, ठीक है, ये कोड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब बेटा ये पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया, ये क्या है, पॉलीमरेज है, ठीक है बच्चों, क्या ये पॉलीमरेज है, क्या है बच्चों, ये पॉलीमरेज है, ठीक है, ये पॉलीमरेज है बच्चों। और पॉलीमरेज जैसे ही आगे बढ़ेगा तो डीएनए का आगे आगे वाला भाग फूलता जाएगा, पीछे वाला भाग अपने स्थान से यानी कि पहले की जैसे होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका क्षार बनेगा, ये क्षार ऐसे बेटा ये ऐसे ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है, यानी कि जो क्षार यहाँ पे उपस्थित होगा उसका ठीक विपरीत वाला क्षार यानी कि उसका संपूरक क्षार यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एडेनिन है तो एडेनिन का संपूरक होता है थाइमिन, लेकिन आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, और यहाँ पे एडेनिन हो जाएगा, यहाँ पे साइटोसिन हो जाएगा, यहाँ पे गुआनोसिन हो जाएगा, यहाँ पे गुआनोसिन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे फिर साइटोसिन हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइटोसिन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थाइमिन हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा, यहाँ पे यूरेसिल, यूरेसिल और यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल, यूरेसिल और यूरेसिल, ठीक है, ये यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बेटा कि ये जो संरचनात्मक भुजा थी, ये जो संरचनात्मक भुजा थी, ठीक है, संरचनात्मक वाली कुंडली थी, संरचनात्मक वाला भाग था, हमने ये देखा जैसे ही बेटा इस एमआरएनए को हम ऐसे सीधा लाके बाहर निकाल के लिखेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि जो चीजें संरचनात्मक वाली भुजा में हैं, क्या जो चीजें संरचनात्मक वाली भुजा में हैं वो
उसका सेम टू सेम भाग ये एमआरएनए होता है। क्या होता है? ये एमआरएनए होता है। क्या होता है? एमआरएनए होता है। इसीलिए इसको हम संरचनात्मक भुजा या फिर संरचनात्मक जीन भुजा कहते हैं। ठीक है, क्यों कहेंगे? क्योंकि जरा इधर देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है? थायमीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थायमीन। तो थायमीन आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे देखिए थायमीन है ना, यहाँ पे एडेनिन है, तो यहाँ पे एडेनिन है ना, यहाँ पे साइटोसिन है, तो यहाँ पे भी साइटोसिन है, यहाँ पे यूरेसिल है, तो यहाँ पे थायमीन है ना, यानी कि यूरेसिल की जगह पे क्या है? यहाँ पे थायमीन है। यानी कि ये वाली ये जो एमआरएनए बच्चों, ये एज इट इज इसके जैसे दिखता है, या इसीलिए इसको कहते हैं संरचनात्मक भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संरचनात्मक भुजा कहते हैं। तो बच्चों ये कैसा लगा आप हमको कमेंट में बताइएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अनुलेखन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अनुलेखन की क्रिया विधि पूछता है बेटा, तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए, किसी भी डीएनए में अनुलेखन होने के लिए, क्या डीएनए में अनुलेखन की क्रिया संपन्न होने के लिए पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ती है। पॉलीमरेज क्या होता है? पॉलीमरेज एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि डीएनए जो कि उपस्थित होता है केंद्रक में उपस्थित होता है, या फिर कह सकते हैं डीएनए में उपस्थित होता है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? ये जब तक इस पॉलीमरेज में सिग्मा नहीं जुड़ेगा, क्या? जब तक इस पॉलीमरेज में सिग्मा नहीं जुड़ेगा तब तक ये पॉलीमरेज डीएनए को काटने का काम नहीं करेगा। यानी कि जो डीएनए होता है हमारा, डीएनए का जो बेस होता है, यानी कि जो क्षार युग्म होता है, उसको तोड़ना शुरू नहीं करेगा। और जैसे ही बेटा इस पॉलीमरेज में ये देखिए सिग्मा आकर जुड़ेगा, तो ये बीच से डीएनए को अलग करना शुरू कर देगा, और ये डीएनए के बीच से गुजरता है। और जैसे जैसे ये डीएनए के बीच से गुजरता है बच्चों, डीएनए फूले हुए गुब्बारे जैसा दिखने लगता है। ठीक है, उसकी बात हो गई। उसके बाद बच्चों डीएनए का जो द्विकुंडली होता है, एक कुंडली नीचे की तरफ, एक कुंडली ऊपर की तरफ होती है, तो ऊपर वाली कुंडली कहलाती है संरचनात्मक जीन। क्या कहलाती है? संरचनात्मक जीन कुंडली कहलाती है। यानी कि ऐसी कुंडली या फिर ऐसा भाग डीएनए की ऐसी भुजा जिसका संपूरक एमआरएनए हमको प्राप्त हो। क्या? जिसका संपूरक एमआरएनए हमको प्राप्त हो, उसे कहते हैं संरचनात्मक भुजा कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चों टेम्पलेट की। किसकी बात करते हैं? टेम्पलेट की। यानी कि डीएनए की वह भुजा जिसके द्वारा क्या? जिसके द्वारा डीएनए से हमें एआरएनए प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? एमआरएनए प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए बच्चों हमको एमआरएनए प्राप्त हो गया। और ध्यान रहे एमआरएनए हमेशा संरचनात्मक जीन वाली भुजा के संपूरक होता है, यानी कि सेम टू सेम होता है। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। तो देखिए डीएनए में अनुलेखन जहां से आरंभ होता है उसको उन्नायक कहते हैं, जहां पे खत्म होता है उसको समापक बिंदु या फिर समापक साइट कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा, तो ये जो अनुलेखन हम पढ़ रहे थे बच्चों, इस अनुलेखन में डीएनए से डायरेक्ट बन रहा है एमआरएनए। क्या बन रहा है? डीएनए से डायरेक्ट बन रहा है एमआरएनए। तो ये कहलाता है प्रोकैरियोटिक। क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन क्या कहलाता है बच्चों? अनुलेखन। क्या कहलाएगा? अनुलेखन कहलाएगा। वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बच्चों क्या करते हैं? अब हम शुरू करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन। क्या? यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए क्या होता है। ये हमारे पास बच्चों डीएनए था। क्या था? ये डीएनए था। ठीक है, हम बच्चों पढ़ रहे हैं अब यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन। यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास डीएनए है। ठीक है, मानते हैं ये हमारे पास क्या है? डीएनए है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारे पास डीएनए है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। तो हम यूकैरियोटिक की जब बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक में हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा डीएनए होता है, ये हमारे पास डीएनए है बच्चों। क्या ये हमारे पास डीएनए है? तो इस डीएनए से
जब अनुलेखन की क्रिया समाप्त होती है, क्या होती है बच्चों, अनुलेखन की क्रिया समाप्त होती है, तो ध्यान रखिएगा जब यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया होती है तब इसमें भाग लेता है पॉलीमरेज सेकेंड। कौन सा एंजाइम भाग लेता है, पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम भाग लेता है, जो क्या करता है, जो कि डीएनए से, क्या बच्चों, डीएनए से एचएनआरएनए बनाता है। क्या बनाता है, एचएनआरएनए बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, एचएनआरएनए बनाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एचएनआरएनए क्या होता है, एचएनआरएनए क्या होता है। चलिए समझते हैं। देखिए डीएनए से एचएनआरएनए बना। क्या बना बच्चों, डीएनए से एचएनआरएनए बनता है। कब बनता है, जब यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया होती है तो पॉलीमरेज सेकेंड भाग लेता है, और पॉलीमरेज सेकेंड बच्चों क्या करता है, डीएनए से एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए का पूरा नाम होता है हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए। क्या होता है बच्चों, हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए। तो अब जरा हम एचएनआरएनए को देख लेते हैं कि एचएनआरएनए क्या होता है। एचएनआरएनए की संरचना बच्चों ऐसे होती है। एचएनआरएनए दो चीजों से मिलकर बनता है। देखिए दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से, ये देखिए दो चीजों से मिलकर बना होता है, यानी कि इसके दो भाग होते हैं और उन्हीं दो भागों से मिलकर ये बना होता है, ठीक है बच्चों। देखिए ये एक छोड़ की जगह एक को काला करते हैं हम लोग समझने के लिए, ठीक है बेटा। देखिए इस भाग को हम कहेंगे एक्सॉन। क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। और इस भाग को कहेंगे इंट्रॉन। क्या कहेंगे, इंट्रॉन कहेंगे, ठीक है। ये होगा एक्सॉन और ये होगा इंट्रॉन। क्या होगा, इंट्रॉन, और ये होगा बच्चों एक्सॉन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्सॉन हो जाएगा और ये हो जाएगा इंट्रॉन, ठीक है। ये हो जाएगा इंट्रॉन, ठीक है। ये हो जाएगा इंट्रॉन, ठीक है। ये जो खाली जगह है बच्चों ये कहलाती है इंट्रॉन, और ये जो भगरी हुई जगह है जिसको हमने ब्लैक करके रखा है वो कहलाएगी एक्सॉन। तो हम ये बात कर रहे हैं एक्सॉन और इंट्रॉन की। तो एक्सॉन और इंट्रॉन की बात करते हैं बच्चों, तो ये सिस्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, सिस्ट्रॉन होता है। और सिस्ट्रॉन के दो भाग होते हैं, एक्सॉन तथा इंट्रॉन, ठीक है। एक्सॉन तथा इंट्रॉन होता है, ठीक है। सिस्ट्रॉन के दो भाग होते हैं, एक्सॉन तथा इंट्रॉन। तो एक्सॉन क्या होता है बच्चों, एक्सॉन इंट्रॉन का वह, सिस्ट्रॉन का वह भाग होता है बच्चों, क्या, सिस्ट्रॉन का वह भाग होता है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। क्या होता है बच्चों, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तथा एक्सॉन जो होता है वह एमआरएनए बनने में सहायता करता है। क्या करता है, एमआरएनए बनाने में भाग लेता है या फिर एनआरएनए बनाने में सहायता करता है। जबकि इंट्रॉन जो होता है, इंट्रॉन में अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता और इंट्रॉन बच्चों एमआरएनए नहीं बनाता है। क्या करता है, एमआरएनए नहीं बनाता है। तो बच्चों आप जरा इसको ध्यान से समझिए। अनुलेखन यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन के लिए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम भाग लेता है। और पॉलीमरेज सेकेंड क्या करता है बच्चों, डीएनए से एचएनआरएनए का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एचएनआरएनए। और एचएनआरएनए एक्सॉन तथा इंट्रॉन से मिलकर बनता है। किससे, एक्सॉन तथा इंट्रॉन से मिलकर बनता है। तो ये हमारा हो गया एचएनआरएनए। क्या हो गया बच्चों, ये एचएनआरएनए होगा। क्या हो गया, एचएनआरएनए हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं एचएनआरएनए से, क्या, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाना। क्या, एमआरएनए का बनना, एचएनआरएनए से एमआरएनए का बनना। चलिए समझते हैं एचएनआरएनए से एमआरएनए कैसे बनता है। देखिए एचएनआरएनए के दो भाग होते हैं, एक्सॉन तथा इंट्रॉन। एक्सॉन वह भाग होता है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ले जाने का कार्य करता है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि इंट्रॉन एक वेस्ट होता है, वह अनुवांशिक पदार्थ, उसमें अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता और वह अनुवांशिकता के नियम का पालन नहीं करता, अर्थात
एक लक्षण को दूसरे पीढ़ी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने में कार्य नहीं करता। कौन? इंट्रॉन, जबकि एक्सॉन करता है। ठीक है, चलिए समझते हैं एक्सॉन क्या होता है। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा। एक्सॉन यानी कि ये जो एचएनआरएनए होता है, एचएनआरएनए का एमआरएनए में बदलना या फिर परिवर्तित होना, यानी कि एचएनआरएनए से किस प्रकार हम बच्चों एमआरएनए बनाते हैं, ये होता है एचएनआरएनए। ठीक है, एचएनआरएनए टू एमआरएनए। देखिए ये हमारे पास था, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास था। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आवश्यक होता है, बेटा इसको मैं मिटा रहा हूं, अब डायरेक्ट यहां से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, यहां पे हम डायरेक्ट हेडिंग डाल रहे हैं बच्चों, एचएनआरएनए से एमआरएनए। ठीक है, एचएनआरएनए टू एमआरएनए। देखिए एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ये जो सबसे आगे वाला भाग होता है, क्या होता है, ये जो सबसे आगे वाला भाग होता है, किसका? एचएनआरएनए का सबसे आगे वाला भाग होता है, उसमें कैपिंग करते हैं। क्या करते हैं? इसकी कैपिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कैपिंग करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? कैपिंग करेंगे। कैपिंग किस चीज से करेंगे? कैपिंग करेंगे बच्चों मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से, मेथिलेटेड ग्वानोसिन यानी कि MGTT, यानी कि 3 बार टी लिख देंगे तो ये पढ़ा जाएगा मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से कैपिंग करेंगे, और इसकी जो टैलिंग होगी यानी कि सबसे पीछे वाला भाग होगा बच्चों, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पॉलीएसिटाइल, क्या पॉलीएसिटाइल की टैलिंग करेंगे, यानी कि पॉलीएसिटाइल मतलब ढेर सारे एसिटाइल पाए जाएंगे, यानी कि 3-4 ए लिख के हम उसमें डॉट डॉट कर देंगे, यानी कि इसमें पॉलीएसिटाइल एंजाइम पाया जाएगा या फिर पॉलीएसिटाइल होगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, आगे की तरफ कैपिंग की मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और इसकी टैलिंग जो होगी वो की पॉलीएसिटाइल से, किसकी की बच्चों? पॉलीएसिटाइल से की। ठीक है, उसके बाद देखिए होता क्या बच्चों, ये दोनों, ये जो मध्य वाला भाग होता है, यानी कि ये जो मध्य में इंट्रॉन उपस्थित होता है, ये और ये जो इंट्रॉन उपस्थित होता है, सॉरी बच्चों, देखिए ये जो इंट्रॉन उपस्थित होता है, तो ये दोनों करते क्या है? क्या ये दोनों करते क्या है? ये दोनों क्या करेंगे बच्चों, ये जो इंट्रॉन उपस्थित होगा, क्या ये एक्सॉन है हमारे पास, ठीक है, ये जो इंट्रॉन उपस्थित होगा उसको सिकुड़ देगा, एकदम से ऐसे सिकुड़ देगा। ठीक है, सिकुड़ देगा यानी कि मोड़ देगा, फोल्ड कर देगा, यानी कि संकुचित कर देगा। ठीक है बेटा, संकुचित करने देगा तो ये वाला क्या कहलाएगा? इंट्रॉन होगा। क्या होगा? इंट्रॉन होगा। ठीक है, इंट्रॉन होगा। उसके बाद फिर देखिए ये एक्सॉन था, एक्सॉन के बाद फिर यहाँ पे क्या था बच्चों हमारे पास, एक्सॉन के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्या था? इंट्रॉन था। फिर यहाँ पे पास हमारा एक्सॉन आ गया। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे हमारा? फिर से हमारा एक्सॉन आ गया बच्चों यहाँ पे, और फिर इसके आगे हम बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ये देखिए, फिर यहाँ पे क्या आ गया? एक्सॉन आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? एक्सॉन आ गया। ठीक है, फिर आपसे यहाँ एक्सॉन आ गया, तो एक्सॉन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और यहाँ पे फिर 5वां एक्सॉन भी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर ये देखिए, ठीक है बच्चों, देखिए समझिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे ही एचएनआरएनए की कैपिंग की, यानी कि मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से एचएनआरएनए की कैपिंग की, तथा इसकी जो टैलिंग होगी वो पॉलीएसिटाइल से होगी। उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें उपस्थित जो इंट्रॉन होगा वो सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के पश्चात होता क्या है? सिकुड़ने के पश्चात होता क्या है कि डीएनए की कैंची के नाम से जाने वाला एंडोन्यूक्लिएज, क्या एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है बच्चों, वो आता है और इस कैपिंग को काट देता है। क्या करता है? इसको ऐसे काट देता है। ठीक है, कैसे? ऐसे काटता चला जाता है। तो इस प्रकार बच्चों इंट्रॉन अलग हो जाता है, तो हमारे पास बचता केवल क्या है?
एक्सॉन बचता है। क्या क्या बचता है बच्चों? एक्सॉन बचता है। और बच्चों जब एक्सॉन बचेगा तो एक्सॉन में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है बच्चों? एक्सॉन में अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? एक्सॉन में अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो एक्सॉन क्या कहलाएगा बच्चों? एक्सॉन में जब अनुवांशिक पदार्थ पाया जाने लगेगा तो ये क्या कहलाएगा? ये mRNA बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? mRNA बन जाता है। mRNA में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम आपको बता चुके हैं कि अनुलेखन कैसे होता है, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन। तो बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अनुलेखन क्या होता है? क्या अनुलेखन क्या होता है? आपसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का अगर अलग अलग पूछ लेता है तो आप अलग अलग लिखिएगा, नहीं तो अगर आपसे केवल अनुलेखन पूछता है बेटा तो आप हमेशा प्रोकैरियोटिक वाले अनुलेखन को ही प्रदर्शित करेंगे, ना कि इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। तो चलिए फिर आगे से समझते हैं। आप बच्चों अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, लेकिन बच्चों अगर आपको ये चीज नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको केवल अनुलेखन कोई बता सकता है, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन में क्या होता है, क्या अंतर होता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अनुलेखन में एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अनुलेखन में तुरंत mRNA प्राप्त हो जाता है, जबकि अगर यूकैरियोटिक कोशिका में होता है बच्चों अनुलेखन तो सबसे पहले हमें hnRNA प्राप्त होगा, hnRNA के पश्चात क्या प्राप्त होगा? mRNA प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा अनुलेखन। अनुलेखन की बात करते हैं हम लोग बेटा कोडान। किसकी बात करते हैं? कोडान या फिर कूट। कोडान या फिर कूट की बात करते हैं। देखिए अनुवांशिक कूट क्या होता है। क्या अनुवांशिक कूट क्या होता है, चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए अनुवांशिक कूट की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, अनुवांशिक कूट समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे समझा रहे हैं। देखिए अनुवांशिक कूट, अनुवांशिक कूट। ठीक है, जेनेटिक कोड जिसको कहेंगे, क्या कहेंगे? जेनेटिक कोड। ठीक है, आपको पता होगा कोड क्या होगा? कोड एक सीक्रेट वर्ड होता है जिसको केवल वही लोग समझ सकते हैं जिनके बीच में वो शेयर किया गया हो। ठीक है, अदरवाइज उसको कोई नहीं समझ सकता। तो वही होता है अनुवांशिक कोड, यानी कि लक्षणों का एक ऐसी भाषा, लक्षणों की एक ऐसी भाषा या फिर लक्षणों की एक ऐसी तरकीब जिसको प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक क्रियाएं ही सुटेबल हो। क्या रासायनिक क्रियाएं सुटेबल हो? या फिर लक्षणों का एक ऐसी गुप्त भाषा जो कि केवल अनुवांशिक पदार्थ ही समझ सके या फिर लक्षण प्रदर्शित होने के बाद ही पता चले, वही कहलाता है अनुवांशिक कोड। यानी कि एक ऐसा कोड जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा तीसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है, उसे कहते हैं अनुवांशिक कोड। तो बच्चों हमने आपको 2-3 डिफिनीशन बता दी, आपको जो याद रखनी है वो याद रखिएगा। और सबसे सरल आपके लिए होगा एक ऐसा कोड जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि लक्षण को प्रस्तुत करने वाला या फिर लक्षण को प्रभावी बनाने वाला ऐसा कोड जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार स्थानांतरित होता चला आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिक कोड कहेंगे या फिर अनुवांशिक कोड कहेंगे। ठीक है, कोडान क्या होता है? इसके बाद होता है बच्चों कोडान। ठीक है, अनुवांशिक कोड का समूह, यानी कि जो कोड होगा, कोड का सामूहिक रूप कोडान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोडान कहलाता है। याद रहेगा बच्चों, चलिए समझते हैं। अनुवांशिक कूट अपना हो गया। तो अनुवांशिक कूट का उदाहरण जैसे बच्चों हम AUG ले लें, ठीक है, UUU ले लें, ठीक है, UUU ले लें, तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं बेटा त्रिकोडान। क्या कहते हैं? त्रिकोडान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिकोडान कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिकोडान, यानी कि क्षार, 3 क्षारों का समूह जो किसी भी एक लक्षण को प्रदर्शित करे या फिर एक एमिनो एसिड को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाएगा? त्रिकोडान कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं tRNA यानी कि क्लोवरलीफ मॉडल का। किसका आरंभ करते हैं बच्चों? tRNA यानी कि क्लोवरलीफ मॉडल का क्या करते हैं? शुभारंभ करते हैं। चलिए समझते हैं tRNA का क्लोवरलीफ मॉडल। समझिए
tRNA। ठीक बच्चों, tRNA, tRNA, ठीक है बच्चों, tRNA। tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है बच्चों, मॉडल, ठीक है बच्चों, क्लोवर लीफ मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया क्लोवर लीफ मॉडल क्या होगा, आपको नहीं पता, तो आप एकदम से पूरा बर्बाद करके रख देंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल समझते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल कैसा होता है और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लोवर लीफ मॉडल बना लेते हैं। देखिए, क्लोवर लीफ मॉडल बेटा एक 5 भुजा संरचना होती है, जिसकी 5 भुजा होती है। ठीक है, कितनी भुजाएं होती हैं? 5 भुजाएं होती हैं। देखिए, समझिएगा, ये देखिए, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं नीचे वाले बच्चों, ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए और दिखे भी। ठीक है, ये होता है, देखिए, ठीक है, देखिए, ये होता है क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है बच्चों, ये कहलाती है, ये कहलाता है टी लूप। क्या कहलाता है बच्चों? टी लूप कहलाएगा। और ये कहलाएगा डी लूप, डी लूप कहलाएगा। ठीक है, और डी लूप की तरफ बच्चों यहाँ पे उपस्थित क्या होता है? यहाँ पे डी लूप की तरफ उपस्थित होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम उपस्थित होता है, एंजाइम, एंजाइम साइट होता है, ये एंजाइम साइट होता है। और ये होता है बच्चों, ये होता है हमारा राइबोसोमल। क्या होता है? राइबोसोमल साइट, यानी कि टी लूप। टी लूप जो होता है राइबोसोम साइट होता है। क्या होता है बच्चों? राइबोसोम साइट होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा होता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड ग्राही, ग्राही भुजा। ठीक है बच्चों, ये होती है एमिनो एसिड ग्राही भुजा। और ये होती है परिवर्ती भुजा। क्या होती है बच्चों? परिवर्ती भुजा होती है। ठीक है, ये परिवर्ती भुजा होती है। ठीक है, उसके बाद ये होता है, ये होता है अपना 3'। क्या होता है बच्चों? ये अपना, एक सेकंड, ये इन वाला भाग होगा तो ये 5' होगा, यहाँ पे होगा 3'। और ये होता है हमारी एंटीकोडॉन। क्या होता है? एंटीकोडॉन, कोडॉन लूप। ठीक है बच्चों, क्या होगा? ये अपना एंटीकोडॉन लूप होगा। ठीक है, ये एंटीकोडॉन लूप होता है। देखिएगा, ये अपने पास बेटा एक आरएनए। क्या है ये अपने पास एक एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए है। ठीक है, एमआरएनए की अगर हम बात करें बच्चों, तो एमआरएनए में मान लेते हैं यहाँ पे एयूजी कोड है। क्या है? एयूजी कोड है। तो इसका ठीक विपरीत कोड, ठीक विपरीत कोड यानी कि संपूरक कोड यहाँ पे होगा UAC। क्या होगा? UAC होगा। क्या होगा बच्चों? UAC होगा। ठीक है, क्या होगा? UAC होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसमें आगे की क्रियाएं कैसी होती हैं। देखिए, ये होता है हमारा एमआरएनए। ठीक है, ये हमारा एमआरएनए होता है। और ये होता है बेटा टी। क्या होता है? टीआरएनए होता है। ठीक है, देखिए, टीआरएनए करता है क्या बेटा? टीआरएनए जैसे एमआरएनए के पास आता है, तो ये एमआरएनए के पास आने के बाद ये एंटीकोडॉन भुजा के द्वारा जुड़ जाता है। किसके द्वारा जुड़ता है? एंटीकोडॉन भुजा के द्वारा यहाँ पे जुड़ेगा। और एमआरएनए में जो कोड उपस्थित होगा, जो कोडान उपस्थित होगा, उसका संपूरक कोडान एंटीकोडॉन भुजा बनाएगी, यानी कि संपूरक, यानी कि उसका पूर्ववर्ती या फिर उसका विपरीत वाला कोडान ये बनाएगी। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एमिनो एसिड को ग्रहण करेगी। क्या करेगी? एमिनो एसिड को ग्रहण करेगी। तो चलिए अब हम इसको लॉजिकली समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एमिनो एसिड भुजा की। क्या, किसकी शुरुआत करते हैं? एमिनो एसिड भुजा की। यह सबसे पहली और सबसे ऊपर स्थित भुजा होती है, या 3' पे पाई जाती है। और एमिनो एसिड ग्राही भुजा का काम क्या होता है? एमिनो एसिड को खोजकर लाना। क्या करना? एमिनो एसिड खोजकर ग्रहण करना। एमिनो एसिड को अपने पास बुला लेते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं बेटा टी लूप की। टी लूप में जो राइबोसोम होता है, टी लूप में यानी कि राइबोसोम पाया जाता है, राइबोस
न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा ये परिवर्ती भुजा की। किसकी बात करते हैं बच्चों? ये परिवर्ती भुजा की। तो परिवर्ती भुजा क्या होती है? परिवर्ती भुजा टीआरएनए यानी कि क्लोवर लीफ मॉडल में पाई जाने वाली एक ऐसी भुजा होती है जिसका कोई निश्चित भाग नहीं होता, यानी कि कोई निश्चित स्थान नहीं होता। ये या कभी इधर होती है, कभी इधर होती है, कभी इधर बन जाती है। ठीक है, तो परिवर्ती भुजा एक ऐसी भुजा होती है जो अपने स्थान लगातार परिवर्तित करती रहती है, उसे हम क्या कहेंगे? परिवर्ती भुजा कहेंगे। परिवर्ती भुजा के बाद आप बात करते हैं बच्चों एंटीकोडान लूप की। किसकी बात करेंगे? एंटीकोडान लूप की बात करेंगे। और एंटीकोडान लूप क्या करता है बच्चों? एंटीकोडान लूप अपने अकॉर्डिंग यानी कि जो एमआरएनए में उपस्थित कोडान के अकॉर्डिंग अपनी एक अलग पहचान बनाता है और अपना एंटीकोडान बना लेता है। जैसे यहाँ पे अगर AUG है तो ये बनाएगा UAC बनाएगा, यानी कि इसका ठीक उल्टा कोडान बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डी लूप की। बच्चों किसकी बात करते हैं? डी लूप की बात करते हैं। तो डी लूप क्या होता है? डी लूप एंजाइम साइट होता है बच्चों। क्या होता है? यह एक एंजाइम साइट होता है और इसमें क्या होता है बच्चों? यहाँ पर एंजाइम उपस्थित होता है और एंजाइम का कार्य क्या होता है बच्चों? एंजाइम का कार्य क्या होता है? यहाँ पे एमिनो एसिड इसके कारण जुड़ता है। यहाँ पे जो उपस्थित एंजाइम होता है ये सहायता करता है एमिनो एसिड जोड़ने के लिए। क्या सहायता करता है बच्चों? एमिनो एसिड जोड़ने के लिए। ठीक है, यह भुजा क्या करती है? ये राइबोसोम भुजा क्या करती है? राइबोसोम भुजा क्या करती है बेटा? ये टीआरएनए में राइबोसोम को जोड़ने का कार्य करती है। क्या करती है? राइबोसोम से जोड़े रखने का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद एंटीकोडान भुजा क्या करती है? ये एमआरएनए में उपस्थित कोडान की परिवर्ती कोडान को लाता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एमिनो एसिड जोड़ने का कार्य करता है। तो हम सीधी बात कहेंगे एमिनो एसिड ग्राही भुजा क्या होती है? एमिनो एसिड ग्राही भुजा क्लोवर लीफ मॉडल का या फिर क्लोवर लीफ मॉडल के टीआरएनए में पाई जाने वाली ऐसी भुजा होती है जो कि एमिनो एसिड को ग्रहण करती है। क्या करती है? एमिनो एसिड को ग्रहण करती है। उसे क्या कहेंगे? एमिनो एसिड ग्राही भुजा कहेंगे। तो ये होता है बच्चों क्लोवर लीफ मॉडल। आप यहाँ पे ऐसे ऐसे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ऐसे ऐसे बना सकते हैं और बीच में बेटा 2-3 बिंदा दे देंगे। ठीक है, 2-3 बिंदा दे देंगे और इसको लिख देंगे हाइड्रोजन बंद। क्या लिखेंगे इसको? हाइड्रोजन बंद कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? हाइड्रोजन बंद कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल बनाने के बाद बच्चों आप हमेशा ग्राही भुजा हेडिंग डालेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्लोवर लीफ मॉडल की व्याख्या करिए और तो आपको ऐसा फिगर बनाना है बच्चों। फिगर बनाने के बाद आपको हेडिंग डालनी है अमीनो एसिड ग्राही भुजा और लिखना है कि क्लोवर लीफ मॉडल की वह भुजा जो 3 डैश पर उपस्थित होती है और इस भुजा का कार्य क्या होता है? एमिनो एसिड को ग्रहण करना। किसको? एमिनो एसिड को ग्रहण करना होता है। उसके बाद राइबोसोमल साइट होता है और ये कहाँ पाया जाता है? टी लूप में पाया जाता है और टी लूप में उपस्थित होता है राइबोसोम साइट होता है जिसका काम होता है टीआरएनए से राइबोसोम को जोड़े रखना। जिसका काम होता है टीआरएनए को राइबोसोम से जोड़े रखना होता है। उसके बाद आती है बेटा परिवर्ती भुजा। परिवर्ती भुजा का कोई रोल नहीं होता। परिवर्ती भुजा कभी इधर पाई जाएगी, कभी उधर पाई जाएगी, यानी कि परिवर्ती भुजा का कोई एक पर्टिकुलर स्थान नहीं होता, एक विशेष स्थान नहीं होता, वह अपना स्थान परिवर्तित करती रहती है, इसलिए उसका नाम क्या है? परिवर्ती भुजा है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एंटीकोडान लूप की, यानी कि टीआरएनए में पाए जाने वाला ऐसी भुजा या फिर ऐसा लूप जिसके द्वारा एमआरएनए में उपस्थित कोडान का एंटीकोडान बनता है। क्या होता है? एंटीकोडान बनता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमीनो एसिड आके जुड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डी लूप। डी लूप में क्या होता है बच्चों? डी लूप में पाया जाता है एंजाइम साइट और एंजाइम साइट क्या करता है बच्चों? जो एंजाइम होता है वह सहायता प्रदान करता है एमिनो एसिड प्राप्त करने में। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है एमिनो एसिड प्राप्त करने में और इस प्रकार यह प्रक्रिया 5 डैश आते आते खत्म हो जाती है। क्या? 5 डैश आते आते खत्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे फिर हम बात कर रहे हैं। देखिए हमने क्लोवर लीफ मॉडल भी पढ़ लिया। अब बच्चों अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए, मैं इसके आगे को आपको बताने जा रहा हूं। चलिए समझिए, इसके आगे हम बात करते हैं बच्चों अनुवादन। क्या? अनुवादन क्या होता है? अनुवादन क्या होता है समझिए। अनुवादन ठीक है बच्चों। अनुवादन जानने से पहले बच्चों हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। कुछ बात यह है
कि अभी अभी हमने आपको बताया कोडान क्या होता है, कूट क्या होता है। ठीक है बच्चों, कोडान और कूट क्या होता है। तो मानव शरीर में बेटा टोटल जो त्रिकोडान होता है उसके अनुसार, यानी कि त्रिकोडान क्या होगा, जब 3 क्षार मिलेंगे AUG AGG AGC और AUUC, यानी कि इसी प्रकार लगभग जितनी संभावनाएं होंगी उतने कोडान हमारे शरीर में उपस्थित होंगे। और उस कोडान के अनुसार इसके अनुसार बच्चों इसमें हमारे शरीर में टोटल 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। क्या हमारी कोशिका में DNA के पास टोटल 20, mRNA के पास टोटल 20 एमिनो एसिड पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? टोटल 20 एमिनो एसिड पाए जाएंगे, जो कि अलग अलग कोडों के लिए अलग अलग यूज होते हैं। और हमारे शरीर में बच्चों टोटल 64 कोडान उपस्थित होते हैं। कितने? टोटल 64 कोडान उपस्थित होते हैं, जिनमें से 3 की बात की जाए। किसकी बात की जाए बच्चों? 3 की बात की जाए तो जिनमें से बच्चों क्या होता है कि 3 जो होते हैं वो स्टॉप कोडान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 3 जो होते हैं बच्चों वह स्टॉप कोडान होते हैं। तो चलिए स्टॉप कोडान के बारे में जान लेते हैं बच्चों। स्टॉप कोडान होता है UUA, क्या होता है? UU गलत हो गया बच्चों, ये होता है UGA होता है, और UAA होता है, और होता है बच्चों ये होगा UAG, UGA, UAA और UAG, ये तीनों कहलाते हैं स्टॉप कोडान। क्या कहलाएंगे? स्टॉप कोडान कहलाएंगे। और बाकी जितने कोडान होंगे बच्चों वो सभी कोडान क्या कहलाएंगे? वो सभी कोडान एक अमीनो एसिड, कम से कम एक अमीनो एसिड का निर्माण करेंगे। और हमारे शरीर में टोटल 20 प्रकार के, यानी कि शरीर में तो बहुत ढेर सारे पाए जाते हैं, जबकि हमारे कोशिका में टोटल 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अगर आपको याद ना रखे तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। ठीक है, एक तरीका बता रहा हूं कि किस प्रकार हमारे शरीर में क्या पाए जाएंगे? कोडान पाए जाएंगे। तो चलिए कोडान का चार्ट बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं बच्चों? कोडान का चार्ट बना लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, कोडान का चार्ट बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इधर इसको ही कर लिया जाए, इधर इसको कर लिया जाए, और इधर इसको कर लिया जाए। ठीक है, देखिएगा अगर इसकी शुरुआत करें हम बच्चों तो हमारे पास टोटल कितने प्रकार के एमिनो एसिड टोटल कितने क्षार युग्म उपस्थित क्षार पाए जाते हैं? किसमें? 4 क्षार पाए जाते हैं। आरएनए में कितने क्षार पाए जाते हैं? 4 क्षार पाए जाते हैं आरएनए में, यानी कि UCAG। क्या? UCAG। और इधर भी लिख देंगे UCAG, और इधर भी लिख देंगे बच्चों UCA और G लिख देंगे। ठीक है, तो ये UCAG जो हम लिखे हैं इसको हम कहेंगे, इधर वाले को हम कहेंगे प्रथम क्षार कहेंगे। ठीक है, इधर वाले को हम कहेंगे द्वितीय क्षार। ठीक है, इधर वाले को हम कहेंगे तृतीय क्षार। ठीक है, तृतीय क्षार कहेंगे। देखिए अब ध्यान से समझिएगा। अब बेटा हमको ये देखना है कि हमको इसमें से प्राप्त क्या हो रहा है। क्या देखना है? इसमें से हमको प्राप्त क्या हो रहा है। लेकिन इधर तृतीय क्षार वाले में क्या कहेंगे बेटा? UGAC एक साथ ऐसे लिखना है, 4 लिखना है। UGAC, और फिर यहां पे लिखना है UGAC लिखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं। अगर बच्चों हम ये देखें कि प्रथम क्षार की बात की जाए तो यहाँ पे प्रथम क्षार क्या है बच्चों? U है। द्वितीय क्षार भी क्या है? U है। और तृतीय क्षार भी यहाँ क्या है? U है। ठीक है, और ध्यान रहे हमको 3 से ज्यादा का पेयर नहीं बनाना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटा, फिर दूसरी लाइन जैसे शुरुआत करते हैं, इसमें भी प्रथम क्षार U होता है, और यहाँ पे भी द्वितीय क्षार U होता है, और लेकिन जो तृतीय क्षार होता है उसमें क्या आ जाता है? G आ जाता है। फिर बच्चों फिर हम थर्ड लाइन की बात करेंगे, तो थर्ड लाइन में भी ये प्रथम क्षार U होगा, द्वितीय में U होगा, और तृतीय में A हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा। उसके बाद हम चतुर्थ वाले की बात करेंगे, चौथे वाले की बात करेंगे, तो चौथे में फिर से हम देखेंगे यहाँ पे U होगा,
यहाँ पे भी U फिर से U हो जाएगा और जो चौथा होगा वो यहाँ पे C पाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होता, लेकिन मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, समझिए। ये प्रथम क्षार है, हमने प्रथम क्षार लिख लिया। ठीक है, प्रथम क्षार यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये वाला भाग जो ऊपर ये लिखा हुआ ये द्वितीय क्षार है। कौन सा क्षार है? द्वितीय क्षार। तो द्वितीय क्षार यहाँ पे क्या है? G पाया जाएगा। ठीक है, और ये बच्चों इधर तृतीय क्षार है। तृतीय क्षार यहाँ पहले स्थान पर क्या है? U है, तो U फिर से लिख दिया। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से प्रथम क्षार लिखेंगे। ये प्रथम क्षार, चलिए ठीक है, प्रथम क्षार हम 4 बार लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम द्वितीय क्षार भी लिख दिए। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय क्षार की। तो तृतीय क्षार में पहले U है, फिर G है, फिर A है, फिर C है। तो तृतीय क्षार में पहले U लिख दिया, फिर G लिख दिया, फिर A लिख दिया, फिर C लिख दिया। इस प्रकार हम इस चार्ट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए कंप्लीट करते हैं। U A U A U A U A, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, फिर U G A C, फिर इसमें U G, ये वाला U और ये वाला G, U G U और G। ठीक है, फिर यहाँ पे U G A C ऐसे पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे C होगा, फिर यहाँ पे U होगा, C U U G A C। ठीक है, यहाँ पे होगा बच्चों C G तो यहाँ पे हो जाएगा U G A C। फिर यहाँ पे बच्चों हम शुरुआत करेंगे C A और C A U G A C पाया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पाया जाएगा C, ये वाला C, ये वाला देखिए, ये वाला C और ये वाला G। ठीक है, C G, ये वाला U, ये वाला G, ये वाला A और ये वाला C ऐसे पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे बच्चों U उपस्थित होगा। लास्ट में देखिए U G A C पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? C पाया जाएगा। ठीक है, ये कोडान पाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे G पाया जाएगा, यहाँ पे U G A C पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर पाया जाएगा A यानी कि सभी डबल A पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पाया जाएगा U G A C पाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे A G और A G पाया जाएगा। फिर उसके बाद A G U G A C ये पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा पहला होगा G, फिर दूसरा होगा C, फिर G, फिर C, सॉरी U होगा, फिर G, फिर U होगा, फिर G, फिर U होगा, फिर U होगा U G A C सॉरी गलत हो गया बच्चों, U C A G होना चाहिए, गलत कर दिए क्या? U G A C सही तो है? ठीक है, सही है। देखिए उसके बाद बच्चों फिर यहाँ पे हम करेंगे G और G। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी G है, दूसरा वाला भी क्या है? G है। फिर U G A C ये पाया जाएगा। फिर यहाँ पे पाया जाएगा बच्चों G और G यहाँ पे ऊपर की तरफ A उपस्थित है, ये पाया जाएगा। फिर U G A और C पाया जाएगा। लास्ट वाले में क्या होगा? लास्ट वाले में G और G और G उपस्थित होगा, तो यहाँ पे U G A C पाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगर हम बात करें तो इस प्रकार एक कोडान ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो एक खाने में हम देख रहे हैं 4 कोडान मिल रहे हैं बच्चों। कितने कोडान मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। तो अगर हम खाने की बात कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार 4 चौके कितने हो गए? टोटल बच्चों हमारे पास 16 खाने पाए जाएंगे और प्रत्येक में कितने? 4 कोडान पाए जाएंगे, यानी कि 16 चौको 64 कोडान बनेंगे। अब इसका बेटा हम नामकरण कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका हम नामकरण कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो हो गया, ये जो होगा बच्चों, ये निर्माण कर रहा है बच्चों, ये निर्माण कर रहा है PHE यानी कि फिनाइल का निर्माण कर रहा है। किसका बेटा? फेनिलेनाल
फिनाइलिन का, फिनाइलिन का। तो बच्चों आप ये कोडान याद कर लीजिए, आपको एमिनो एसिड याद करने की जरूरत नहीं है। मैं 3-4 एमिनो एसिड के नाम लिख दे रहा हूं, आप बस उसको देख लीजिए, ठीक है, आप बस उसको देख लीजिए बस। चलिए मैं इधर साइड में एमिनो एसिड का नाम लिख रहा हूं। मान लीजिए AUG होता है, तो AUG जो होता है बच्चों, जो हमारे पास AUG होगा वो कैसा हो जाएगा, ये प्रारंभिक कोडान होगा, और प्रारंभिक कोडान ये बनाएगा मेथियोनिन। क्या बन जाएगा, मेथियोनिन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, मेथियोनिन, मेथियोनिन बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद बात कर ले रहे हैं बच्चों हम लोग इसमें से किसी कोडान की, UGG की बात कर लें, ठीक है। किसकी बात कर लें बच्चों, UGG की बात कर लें, ठीक है। तो UGG जो होता है बच्चों वो बताता है TRP, किसको बनाता है, TRP बनाता है, यानी कि ट्राइफोटाफेन, ट्रिप्टोफेन बनाता है। क्या बनाता है, ट्रिप्टोफेन बनाता है। उसके बाद बात कर ले हम लोग बच्चों AGU की, किसकी, AGU की बात कर ले, किसकी बात कर ले बच्चों, AUG की, AUG की बात कर ले। तो AGU की बात कर रहे हैं, AGU की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, AGU की। तो बनाता है हमारा सेरीन। क्या बनाता है, सेराइन बनाता है, ठीक है, सेराइन बनाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं बेटा वेलाइन की बात कर लें, तो GUG बनाता है वेलाइन, ठीक है बच्चों। क्या बनाएगा, वेलाइन बनाएगा। और उसके बाद हम बात कर लें GGU की बात कर ले बेटा, तो GGU जो होगा, क्या, GGU जो होगा वो बनाएगा, वो क्या बनाएगा बच्चों, वो बनाएगा ग्लूटामाइन। क्या बनाएगा, ग्लूटामाइन, एक सेकंड गलत हो जाएगा, वो बनाएगा ग्लाइसिन। क्या बनाएगा, ग्लाइसिन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, ग्लाइसिन बनाएगा। चलिए अब इनकी सहायता से हम बच्चों अनुवादन समझ रहे हैं, ठीक है, इनकी सहायता से क्या समझ रहे हैं, अनुवादन समझ रहे हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए अब अनुवादन क्या होता है, ठीक है। चलिए अब अनुवादन को समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि अनुवादन भी इंपॉर्टेंट है। अगर अनुवादन की व्याख्या आपसे पूछ लेगा तो आपको बकायदा बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखिए अगर हमारे पास बेटा ये एक mRNA है, क्या है ये, mRNA है हमारे पास, क्या है ये, mRNA है, ठीक है, ये mRNA में ये बेस, ये 4 U में पाए जाएंगे, AUG पाया गया, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे पाया गया UGG पाया गया, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे पाया गया AGU पाया गया, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे पाया गया बच्चों GUG पाया गया, फिर यहाँ पे पाया गया 1 2 3, फिर यहाँ पे पाया गया GGU पाया गया, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे पाया गया बच्चों UGG पाया जाएगा, फिर यहाँ पे पाया गया 1 2 3, फिर यहाँ पे पाया जाएगा मान लीजिए AGU पाया, ठीक है, ये पाया गया। ये इसका कोडान का प्रारूप है, यानी कि ये हमारे पास mRNA जिसमें इस सीक्वेंस से कोडान पाए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अगर इसका क्या होने वाला हो, इसमें शुरू होने वाला हो अनुवादन, क्या, अनुवादन, ट्रांसलेशन, क्या शुरू होने वाला हो, अनुवादन शुरू होने वाला है। तो अनुवादन एक फैक्टर से शुरू होता है जिसे कहते हैं EPA। तो यहाँ पे E पाया जाएगा, यहाँ पे P पाया जाएगा, यहाँ पे A पाया जाएगा, ठीक है। तो EPA का वर्ग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। EPA, E का काम होता है एग्जिट, E का मतलब होता है एग्जिट। क्या होता है, एग्जिट। एग्जिट क्या करता है ये बेटा, निकालने का कार्य करता है, निकालने का कार्य करता है। क्या करता है, निकालने का कार्य करता है। किसको निकालेगा, ये एमिनो, ये RNA से एमिनो एसिड को निकाल देगा। क्या करेगा, mRNA से एमिनो एसिड को निकाल देगा। P क्या होगा बच्चों, P क्या करेगा, P जो कोडान होता है, जो हमारे पास ये जो कोडान है उसको क्या करेगा, उसके मध्य जो हमारे पास ये जो एमिनो एसिड बना, यानी कि जो एमिनो एसिड यहां से निकला, एमिनो एसिड, इसके एक एमिनो एसिड से दूसरे एमिनो एसिड के मध्य बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। और ये जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये एमिनो एसिड लाता है, एमिनो एसिड लाता है, ठीक है, क्या करता है, लाता है। ई क्या होता है, ई से
एग्जिट करेगा यानी कि निकलेगा mRNA तथा एमिनो एसिड की चेन निकलेगी। क्या निकलेगी? एमिनो एसिड की चेन निकलेगी। और P क्या करता है? P एमिनो एसिड से एमिनो एसिड को जोड़ता है यानी कि चेन बनने में मदद करता है। और A क्या करता है? A नए एमिनो एसिड को अपने तरफ जोड़ता जाएगा। जैसे समझते हैं, अगर बात करें यहाँ की बच्चों, तो यहाँ पे अगर E है और यहाँ पे ये P है और A है, ठीक है, एक इधर बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा ये यहाँ पे अगर हम टीआरएनए बनाए तो मान लीजिए टीआरएनए की शेप हम ऐसे बना ले रहे हैं और यहाँ पे हम बच्चों ये बना दिए हैं, ये हमारे पास ये टीआरएनए और टीआरएनए से हमको क्या मिल रहा है? एयूजी का कोडान मिल रहा है। और एयूजी का कोडान जो बना रहा है एएमटी बना रहा है। क्या है? एएमटी बना रहा है यानी कि मेथियोनिन बना रहा है। जिससे हम कहेंगे मेथियोनिन तो होगा तो यहाँ पे ई होगा, मेथियोनिन होता है, ठीक है। मेथियोनिन बना बेटा, तो तत्काल यहां से P यहां आ जाएगा, ये P यहां आ जाएगा और A का होगा, A इधर आ जाएगा, P इधर आ जाएगा, फिर A इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जब एमिनो एसिड आके जुड़ा उसके बाद P का काम होता है यहाँ पे बॉन्ड बनाना। क्या होता है? यहाँ पे बॉन्ड बनाना होता है। अब होगा क्या बेटा कि ये जो EPA वाला फैक्टर हम बनाए थे ये अब आगे बढ़ जाएगा, ये यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब तो E यहाँ पे आ गया बच्चों, अब P यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे इस वाले यहाँ इस वाले भाग से इस वाले कोडान पे फिर से टीआरएनए जुड़ेगा और टीआरएनए जो जुड़ेगा बच्चों ये वाला, देखिए टीआरएनए यहाँ पे फिर